गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th केस स्टडी से पढ़ेंगे। देखिए 10th केस स्टडी जो है ये मिरर्स के बारे में है। स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। देखिए यहाँ पर हमें एक स्फेरिकल मिरर दे रखा है और वो इमेज प्रोड्यूस करता है। जो वो इमेज प्रोड्यूस कर रहा है उसका मैग्निफिकेशन -1 है। तो देखिए यहाँ पर -1 क्या रिप्रेजेंट करता है। माइनस का मतलब है जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, मतलब इमेज जो है वो उल्टी प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब ये कौन सा मिरर है बच्चों, ये कॉनकेव मिरर होगा। ये कॉन्वेक्स मिरर हो ही नहीं सकता। क्यों? कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज क्या करता है, फॉर्म करता है, और उसका साइज हमेशा क्या होता है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होता है। वहाँ पर मैग्निफिकेशन एक तो पॉजिटिव होगा और दूसरा वो हमेशा 1 से क्या होगा, छोटा होगा। किसके केस में? कॉन्वेक्स के केस में। केवल कॉनकेव मिरर ही ऐसा मिरर होता है जो कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। इसके टोटल 6 केसेस होते हैं, उनमें 5 में ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, और जो छठा केस होता है उसमें ये क्या करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, बिटवीन P एंड F रखते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो अब देखिए इन्होंने कहा आपको एक स्फेरिकल मिरर दे रखा है, वो जो इमेज प्रोड्यूस कर रहा है उसकी मैग्निफिकेशन -1 है। माइनस का मतलब इमेज जो वो बनाएगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। सेकेंड, 1 का मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का साइज होगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट की हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर इमेज की जो हाइट होगी वो भी 10 सेंटीमीटर होगी। मगर माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि इमेज जो है वो उल्टी होगी, यानी कि यहाँ पर इमेज का जो साइज होगा वही साइज होगा जो कि ऑब्जेक्ट का साइज है, मगर इमेज हमेशा क्या होगी, उल्टी फॉर्म होगी। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट वो कहते हैं ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। यहाँ पर जो स्क्रीन है उसको हम क्या कर रहे हैं, 50 सेंटीमीटर दूर रख रहे हैं। किससे? मिरर से। क्लियर है बच्चों? मतलब ये मान लीजिए आपको एक कॉनकेव मिरर दे रखा है, तो यहाँ पर जो स्क्रीन हम रख रहे हैं, जहाँ पर मतलब इमेज फॉर्म हो रही है, क्लियर है, वो कितने डिस्टेंस पर है, वो 50 सेंटीमीटर दूर है। किससे? मिरर से। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, अब हम इसके क्वेश्चंस पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन अबाउ लाइन्स। जो ऊपर लाइन्स हमें मेंशन की गई हैं, इन लाइन्स के अंदर हमने कौन सा मिरर यूज़ किया है? हमने कॉनकेव मिरर जो है वो यूज़ किया है, क्योंकि कॉनकेव मिरर ही ऐसा मिरर होता है जो कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज क्या करता है, फॉर्म करता है। इसके अलावा कोई भी जो मिरर होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म नहीं करता है। इसमें टोटल 6 केसेस होते हैं, वो पढ़ लीजिएगा असाइनमेंट से, नोट से। उनमें से 5 में ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, छठे में ये क्या करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसके 2 केसेस होते हैं, दोनों में जो इमेज होती है वो क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होती है। क्लियर है? प्लेन मिरर जो होता है ये हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, और इसका साइज वही होता है जो कि ऑब्जेक्ट का साइज होता है। यहाँ पे इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज क्या होता है, सेम होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, कॉनकेव मिरर आएगा। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यहाँ पे इन्होंने कहा आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये हमें क्या करना है, यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको न्यूमेरिकल या रे डायग्राम के थ्रू इसको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा मैग्निफिकेशन आपको -1 दे रखा है, और यहाँ पर जो स्क्रीन हमने प्लेस की है वो
50 सेंटीमीटर दूर की है, कहाँ से? मिरर से। देखिए ये मैंने यहाँ पर कॉनकेव मिरर बना दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सही है। अच्छा, जब भी हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, एट सी रखते हैं, तो उस केस में जो इमेज फॉर्म होती है वो सी पर ही होती है। कहाँ पर होती है? सी पर ही होती है, और सेम साइज बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। क्लियर है? तो मैं ये रे डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ पहले। ये एक रे ऑफ लाइट जा रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। क्लियर है? अच्छा, दूसरी एक रे ऑफ लाइट है जो कि फोकस से पास हो रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों लाइट रेज कहाँ काट रही हैं? इस पॉइंट पे काट रही हैं। इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये हमारा इमेज होता है। तो इस केस में देखिए हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट को रखा है हमने सी पर, और इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? वो भी सी पर हो रही है। सही है? इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। सही, और सेम साइज है। तो यहाँ पर देखिए आप कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों? 0 है। कितना है? 0 है। क्यों? दोनों एक ही पॉइंट पर रखे हुए हैं ना। ऑब्जेक्ट और इमेज जो बन रही है ऑब्जेक्ट की, वो क्या है? सेम पॉइंट पर बन रही है, सी पर बन रही है। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ उसकी इमेज फॉर्म हो रही है। क्लियर है? तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। क्लियर है? ये तो मैंने आपको रे डायग्राम के थ्रू समझा दिया। दूसरा तरीका होता है आप न्यूमेरिकल की फॉर्म में करिए। तो यहाँ पर m हमें क्या दे रखा है बच्चों? m हमें दे रखा है -1, और m का क्या फॉर्मूला होता है? -v/u। तो यहाँ से v किसके बराबर आ गया? u के। क्लियर है? अब हम लगाएंगे यहाँ पे मिरर फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। क्लियर है? उन्होंने u आपको दे रखा है। उन्होंने कहा जो स्क्रीन है उसको हमने 50 सेंटीमीटर दूर रखा है। किससे? मिरर से। और स्क्रीन के ऊपर इमेज बनती है, तो इसका मतलब इमेज का डिस्टेंस हमें मिरर से दे रखा है कितना? 50 सेंटीमीटर। अच्छा, लेफ्ट साइड में है ना, इसलिए यहाँ पर v जो होगा वो हम क्या लेंगे? -50 सेंटीमीटर लेंगे। क्लियर है? -50। क्लियर है? अच्छा, वैसे तो यहाँ पता ही लग गया आपको u और v सेम है, इसलिए इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? अच्छा, मैं आगे आपको f निकालना सिखा देता हूँ। क्वेश्चन में तो f कितना आ गया? -25 सेंटीमीटर। सही है? वैसे तो आपको पता ही है c और p के बीच का जो डिस्टेंस होता है, सही, उसका मिड पॉइंट क्या होता है? f होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर कितना है? 50 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? 25 होगा। तो आप रे डायग्राम के थ्रू भी और न्यूमेरिकल के थ्रू दोनों तरीके से जो है फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पे 0 आंसर आएगा, मतलब द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 0 सेंटीमीटर होगा। क्यों? दोनों एक ही पॉइंट पर रखे हुए हैं। अब देखिए थर्ड मैंने आपको समझा ही दिया। यहाँ पर जो फोकल लेंथ आएगी मिरर की,
वो कितनी आएगी, -25 सेंटीमीटर आएगी। अब देखिए, अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। इसमें लगा अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। सही, इसमें लगा किस केस के अंदर, सही, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो देखिए, पहला, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए, अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज यहीं पर बनती है, और यहाँ पर साइज जो होता है ऑब्जेक्ट का वो सेम होता है जैसा कि साइज होगा इमेज का। तो पहला केस तो गलत है। दूसरा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ। सही, यहाँ पे इन्होंने कहा है जब हम ऑब्जेक्ट को क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। सही है। अब देखिए, सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ। सही, ये मान लीजिए ये फोकस है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसे हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, अगर इनके बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसके इसमें इमेज जो होती है वो हमेशा क्या होती है, पीछे की तरफ बनती है, और वो क्या होती है, वर्चुअल इरेक्ट होती है। कैसे? ये एक रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। दूसरे केस में पोल से पास कर देते हैं, तो जो ये एंगल है उतने ही एंगल से क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये पीछे कहीं जाकर क्या करेंगी, मीट करेंगी। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। सेकंड, लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। क्लियर है? तो बच्चों इसे भी हम सही मान सकते हैं। क्लियर है? आगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सही। अच्छा, तीसरे केस में उन्होंने कहा जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं। देख लेते हैं, यहाँ पर हम रखकर एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रे ऑफ लाइट जाती है तो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। क्लियर है? अच्छा, और दूसरे केस में हम क्या करेंगे, फोकस से पास करेंगे, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इस केस में ऑब्जेक्ट, सॉरी, ये दोनों रेज यहाँ काटेंगे, यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे किसके ऊपर, क्लियर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो ये इमेज बनेगी, यहाँ पर जो इमेज होगी वो इससे क्या होगी, बड़ी बनेगी। सही, तो हम इसको भी सही मानकर चलेंगे। क्लियर है? अच्छा, आगे नेक्स्ट में उन्होंने कहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर से बड़ा लेकर चलूं, मतलब बियॉन्ड सी अगर रखता हूं, सही, ये एफ है और ये सी, बियॉन्ड सी में रखता हूँ ऑब्जेक्ट को, बियॉन्ड सी रखता हूँ या फिर इन्फिनिटी पे रखता हूँ। क्लियर है? इस केस में भी चेक कर लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कहाँ से पास होगी, फोकस से, और ये फोकस से पास होगी तो ये किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इस केस में भी छोटी इमेज बन रही है बच्चों। सही है? अच्छा, अगर मैं इन्फिनिटी पे रखता हूँ तो प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी पैरेलल रे आएगी वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। क्लियर है? तो देखिए, इसमें जो आंसर है ना बच्चों, दो आंसर सही है, एक बी है और एक सी है, दो इसके करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो लेस देन इट्स फोकल लेंथ
फोकल लेंथ से छोटा मतलब बिटवीन पी एंड एफ रखते हो तब भी इमेज जो होती है वो क्या बनती है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनती है। सही है। और अगर मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट को रखते हो कहाँ पर, इस प्लेस बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर आप इमेज रखते हो तब भी इमेज जो होती है वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी। क्लियर है। बिटवीन सी एंड एफ रखो, एफ पर रखो, या बिटवीन पी एंड एफ रखो, इन तीनों केसेस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है उसकी लेंथ ऑब्जेक्ट के लेंथ से क्या होती है, ज़्यादा होती है। बस अंतर ये है बिटवीन पी एंड एफ में हमेशा पीछे की तरफ बनती है। क्लियर है बच्चों। तो इसके अगर आंसर आएगा तो आप बी और सी दोनों लिख कर आओगे। हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड आ जाता तो हम सिर्फ सी लिखते। क्लियर है। और अगर वर्चुअल इंडायरेक्ट आ जाता तो हम क्या लिखते हैं, सिर्फ बी लिखते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है फिफ्थ पार्ट। इसमें उन्होंने कहा है रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। देखिए इसमें उन्होंने कहा है सन से रेज आ रही है और वो सारी की सारी कहाँ पर कन्वर्ज कर रही हैं, वो कन्वर्ज कर रही है 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के 15 सेंटीमीटर सामने वो क्या हो रही है, सारी सारी कन्वर्ज हो रही हैं। आगे वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो डैट साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों। तो देखो ये जो पहली लाइन दी है ना, ये क्यों दी है, आप पहले ये कंसीडर करिए। ये फोकल लेंथ बताने के लिए उन्होंने आपको दी है। सही है। देखिए सन रेज जो है वो इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी से जो भी लाइट रेज आती हैं वो आफ्टर कन्वर्जन कहाँ पर काटती हैं, वो कहाँ पर कन्वर्ज करती हैं, वो हमेशा फोकस पर कन्वर्ज करती हैं। तो अब उन्होंने कहा है सन से जो लाइट रेज आ रही हैं वो 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर कन्वर्ज कर रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, -15 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब वो कहते हैं, अब भूल जाओ इतनी लाइन को, डेढ़ लाइन को। अब वो कहते हैं वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो डैट इट्स साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सही है। अच्छा, अगर हम किसी भी चीज़ को सी पर रखते हैं, सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है कहाँ से, पोल से, वो हमेशा क्या होता है, डबल होता है। किस डिस्टेंस से, फोकस का डिस्टेंस पोल से, उसका क्या होता है, डबल होता है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सी पर रखते हो इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो उसकी जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड और सेम साइज बनती है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, किससे, मिरर से, ताकि उसकी जो इमेज का साइज हो वो सेम हो जैसा कि ऑब्जेक्ट का साइज है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द 4 क्वेश्चंस। पहले, इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड बिटवीन 2 एटम्स ए एंड बी, ए लूज इलेक्ट्रॉन, ए लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन एंड बी गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। सही। इसमें उन्होंने कहा है हमें एक कंपाउंड की फॉर्मेशन दे रखी है, वो कंपाउंड बन रहा है ए और बी से। यहाँ पर ए जो है वो तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो इस पर कितना चार्ज आ रहा होगा, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। वाइल बी जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इसका मतलब इस पर क्या आ रहा होगा, 1 नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। सही। इस तरीके से ये कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, कंपाउंड का अगर आपको फॉर्मूला देखना हो तो ए बी, ए की वैलेंसी क्या है यहाँ पर 2,
और B की क्या है 1, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो A1 B2 दैट मीन्स AB2 यहाँ पे जो है कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। क्लियर है? अच्छा आगे, कॉमन सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो हाई। इसमें उन्होंने कहा जो कॉमन सॉल्ट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है किसमें, मोल्टन स्टेट में, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। देखिए कॉमन सॉल्ट जो होता है उसे बोलते हैं NaCl। ये मोल्टन स्टेट में क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों? मोल्टन स्टेट में इसमें आयंस होते हैं, एक होता है सोडियम आयन और एक होता है क्लोराइड आयंस। सही है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस जो कॉमन सॉल्ट होता है वो मोल्टन स्टेट में क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सही? अच्छा, और इस तरह का जो बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन और लूज होते हैं, उस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। सही? आयनिक बॉन्ड्स में क्या होता है, जो आयंस फॉर्म होते हैं वो अपोजिटली चार्ज होते हैं, और अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है द नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन A एंड B। हमें बताना है A और B के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा। इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो गेन और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। क्लियर है? कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो बॉन्ड होता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, आयनिक बॉन्ड आएगा। क्या आंसर आएगा, आयनिक बॉन्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन A एंड B। देखिए यहाँ पर A जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी वैलेंसी 2 होगी। B जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। क्लियर है? अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसे हम बोलते हैं मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसे बोलते हैं नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल्स में हम मेटल्स को हमेशा पहले रखते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अच्छा, अब हम इसका फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, A की वैलेंसी 2 है, B की वैलेंसी 1 है, हम क्रॉस ओवर कर देते हैं, तो क्या बनेगा AB2। सही? A1B2 बनेगा ना, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसका फार्मूला क्या होगा, AB2 होगा। तो ये इसका बच्चों करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव द सिमिलर बॉन्ड फॉर्मेशन एज मेंशन्ड इन द अबव क्वेश्चन। देखिए जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वहाँ पर जो है आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो आपको बताना है ये नीचे जो 4 एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं इनमें से किस में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो देखिए मैग्नीशियम जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282, और क्लोरीन जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। क्लियर है? अच्छा, जब ये बॉन्डिंग करेंगे उसके लिए ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इस केस में ऑब्वियस सी बात है आयनिक बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट है KCl। पोटेशियम का होता है 2881 और क्लोरीन का होता है 287। क्लियर है? तो यहाँ पर पोटेशियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन क्या करेगा, क्लोराइड आयन क्या करेगा, सॉरी क्लोरीन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन कर लेगा। तो यहाँ पे भी आयनिक बॉन्ड ही बनेगा। सही? यहाँ पे भी आयनिक बॉन्ड ही फॉर्म हो रहा है। NaCl, सोडियम का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, क्लोरीन का होता है 287। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लियर है? तो इसमें भी आयनिक बॉन्ड बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट है NH3। N हो गया नाइट्रोजन 25 और हाइड्रोजन हो गया 1। तो इसमें क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, तो इसमें क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इन तीनों में क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। सही है? मगर इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, MgCl2। सही है? तो ये जो है AB2 से मैच करता है, तो ये आंसर आएगा। वैसे ये तीनों आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं,
सही है, मगर इसका स्ट्रक्चर जो है वो AB2 से क्या करेगा, मैच करेगा। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो इन्होंने पूछा है, कॉमन सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। कॉमन सॉल्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है किसमें, मोल्टन स्टेट में। क्यों करता है, क्योंकि मोल्टन स्टेट में उसके पास आयंस होते हैं। कौन कौन से, सोडियम और क्लोराइड आयंस होते हैं जो कि फ्रीली मूव करते हैं। सही है, मगर ऐसा सॉलिड में नहीं होता है। सॉलिड NaCl जो होता है उसके पास आयंस नहीं होते हैं, मगर जो मोल्टन NaCl होता है उसमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं, फ्री आयंस होते हैं। किसके, सोडियम और क्लोरीन के। सही है, सोडियम और क्लोराइड के। क्लियर है, तो ये इसका बच्चों ऑप्शन सही है। अच्छा, यहाँ कहता है सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस आर फ्री टू मूव इन सॉलिड स्टेट। नहीं जी, सॉलिड स्टेट में मूव नहीं करते हैं। सोडियम एंड क्लोराइड आर फ्री टू मूव इन गैसियस स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। सही है, तो देखिए इसका गैसियस स्टेट के बारे में तो उन्होंने मोल्टन स्टेट में, ये भी बच्चों गलत है, गैसेस स्टेट इसकी होती नहीं है। सही, नेक्स्ट है नन ऑफ दीज, तो ये भी गलत है बच्चों। तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज हाई ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। क्लियर है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सॉरी, उनके बीच में देखिए जितने भी आपको आयनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, सही है, वो अपोजिटली चार्ज आयन से बनते हैं। और जो अपोजिटली चार्ज एटम्स होते हैं इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Shyam participate in a group discussion in his inter-school competition on practical application of light and was very happy to won the award for his school। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा एक स्टूडेंट है श्याम, उसने ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया जहाँ पर उनको डिस्कस करना था प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लाइट, और वो बहुत ही खुश है उससे। क्लियर है, क्योंकि उसको on that very evening his father celebrated the day with the family dinner। अब उसके पापा ने उसको पार्टी दी फैमिली डिनर के साथ। सही, अच्छा, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे श्याम ऑब्जर्व इन अ कर्व प्लेट, श्याम ने अपनी एक कर्व प्लेट के अंदर देखा, क्या देखा, द इमेज ऑफ अ पर्सन्स मोबाइल सिटिंग ऑन हिज बैक साइड, कि उसकी पीछे की साइड एक आदमी बैठा हुआ है और उसकी मोबाइल की उसने जो है इमेज देखी। सही है, पर्सन्स मोबाइल वाज फेल ऑफ विच द पर्सन डिडेंट नो अबाउट। अब उस आदमी का जो है मोबाइल गिर गया और उसको नहीं पता लगा। श्याम वेंट टू द पर्सन एंड इन्फॉर्म अबाउट दिस, श्याम उसके पास गया और उसको उसके बारे में बताया। सही है, अब देखिए उन्होंने पूछा क्या है, सबसे पहले पूछा है फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग साइड प्लेट श्याम ऑब्जर्व दिस इंसिडेंट। क्लियर है, देखो भाई ऐसा है, श्याम के हाथ में एक प्लेट थी, प्लेट के अंदर उसने पीछे एक आदमी के मोबाइल की इमेज देखी। क्लियर है, कि मोबाइल उसकी जेब से या जिसमें पॉकेट में था वहाँ से गिरा और उसको नहीं पता लगा, और उसने वहाँ जाकर उसको बता दिया जी आपकी जो है मोबाइल गिर गया, उसको आप उठा लीजिए। क्लियर है, अच्छा अब देखिए उन्होंने पूछा है प्लेट की कौन सी साइड वो देख रहा था। ऐसा किस केस में होता है, देखिए इमेज जो है उसको किस में नज़र आ रही है, प्लेट के अंदर नज़र आ रही है, तो इसका मतलब इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, और वो किस केस में होता है, कॉन्वेक्स केस में होता है। देखिए कॉन्वेक्स के केस में जो इमेज बनती है वो हमेशा क्या होती है,
स्मॉलर इन साइज बनती है। स्मॉलर इन साइज, प्लेट के अंदर उसको आदमी और उसका मोबाइल दिख रहा है, तो इसका मतलब इमेज जो है वो हमेशा स्मॉलर साइज की उसको दिख रही होगी प्लेट के अंदर। तो इसका मतलब जो प्लेट है वो किस शेप की है, वो कॉन्वेक्स शेप की है, वो कॉन्वेक्स साइड से देख रहा है। क्लियर है? तो आउटवर्ड कर्व साइड से वो है प्लेट की देख रहा था। क्लियर है? क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल इनडायरेक्ट और स्मॉलर देन साइज बनती है। क्लियर है? अब प्लेट के अंदर उसको आदमी दिख रहा है, आदमी का मोबाइल दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है छोटी सी प्लेट में इतना बड़ा आदमी और उसको मोबाइल दिख रहा है, तो इसका मतलब प्लेट के अंदर छोटी इमेज बन रही है। और छोटी इमेज कौन बनाता है? सीधी, वो भी वो कॉन्वेक्स मिरर ही बनाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? आउटवर्ड कर्व। सेकेंड, द पार्ट ऑफ द कर्व प्लेट वाज एक्टिंग, यहाँ पर जो प्लेट है वो कौन से मिरर की तरह काम कर रही है? वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम कर रही है। अब देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचर साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर। सही, आपको बताना है जो इमेज बन रही है उसका नेचर साइज क्या होगा। सही, इन्वर्टेड बन रही है, इरेक्ट बन रही है और डिमिनिश बन रही है। क्लियर है? जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज क्या करता है? बनाता है। इरेक्ट मतलब सीधी। सॉरी बच्चों, मैंने शायद वो बोल दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर। ये आएगा बच्चों, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी। क्लियर है? मैंने गलत बोल दिया था, सॉरी। अब देखिए नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, हाउ फार इज द इमेज बिहाइंड द मिरर। सही, देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है आपको एक कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है। सही है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 दे रखा है, तो इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। सही है, फोकल लेंथ क्या होगी? 20 सेंटीमीटर होगी, होगी भी प्लस की, इधर की तरफ होता है ना इसका प्रिंसिपल फोकस। आगे वो क्या कहते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पर रखा है। सही है, तो आपको होता है ना इमेज कहाँ बनेगी? अगर इन्फिनिटी पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज हमेशा कहाँ बनती है? फोकस पर बनती है। कहाँ बनती है? फोकस पर। और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है हमें? 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर इमेज जो होगी उसकी ऑब्जेक्ट की बनेगी। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इज स्लोली मूव्स टुवर्ड्स द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। इसके लिए मैं अलग से आपको डायग्राम बनाता हूँ। देखिए इसमें उन्होंने कहा आपको एक कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। सही, इसमें उन्होंने कहा एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इज स्लोली मूव्स टुवर्ड्स द पोल। मान लीजिए ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है, अब मैं क्या करता हूँ इसको धीरे धीरे किधर लेके जाता हूँ? पोल की तरफ लेके जाता हूँ। द इमेज विल गेट, तो इमेज कैसी होगी बच्चों? इमेज कैसी बनेगी? शॉर्ट एंड रियल, रियल तो बच्चों बन ही नहीं सकती। एनलार्ज एंड रियल, रियल तो बन ही नहीं सकती है। सही, एनलार्ज्ड एंड वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल। तो इन दो में से बच्चों एक आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा हम देखते हैं। इसमें उन्होंने कहा एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर स्लोली मूव्स टुवर्ड्स द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, द इमेज विल गेट। तो इमेज कैसे बनेगी बच्चों उसकी?
सही। अच्छा देखो, इसमें मैंने कहा यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सही। अब ऑब्जेक्ट को उठाकर मैं थोड़ा आगे रख देता हूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही। जो कॉन्वेक्स होता है मिरर, उसमें दो तरह की शेप बनती है, सॉरी दो केस होते हैं। एक तो होता है इन्फिनिटी, एक होता है इन्फिनिटी और एक होता है अदर देन इन्फिनिटी, अदर देन इन्फिनिटी। दोनों केसेस में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इरेक्ट होती है और डिमिनिश्ड होती है, सही। और इस केस में हाईली डिमिनिश्ड मान लीजिए आप, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इमेज जो उसकी बनेगी वो डिमिनिश्ड होगी और क्या होगी, वर्चुअल होगी।